आज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पोलैंड में इलेक्शन में जस्टिस एंड लॉ एंड जस्टिस पार्टी इलेक्शन हार गई है और डोनाल्ड टस्क की सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी जीत गई है। हैरत की बात है, बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी यूरोप की पोलैंड की। अभी आपने हमास के लिए फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यूके हर जगह प्रोटेस्ट देखे। पोलैंड में ज़ीरो प्रोटेस्ट। ये इनको इस गवर्नमेंट ने इस लेवल पे पहुंचाया था कि पोलैंड बेस्ट इकोनॉमी थी, बेस्ट क्राइम रेट वहाँ पे था, बिल्कुल क्राइम रेट ज़ीरो था, कोई टेररिज्म नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई आए दिन वहाँ पे स्टैबिंग नहीं होती थी, सेक्स ग्रूमिंग गैंग नहीं, कुछ नहीं। इसकी वजह ये थी कोई रेप वगैरह, ठीक है रेप दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पे टारगेटेड मुसलमान करते हैं यूरोप में, इस तरह वहाँ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद ये पोलैंड के लोगों ने एक बहुत भयानक गलती की है। वरना देखें, जो रूलिंग पार्टी थी लॉ एंड जस्टिस पार्टी, उनकी पॉलिसीज देख लें। Thank you, Mr. President. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So let me give you some example of very major democracy in Poland, over 1,000 years of tradition of Polish nation. Polish nation rejected you, dear leftists, 8 times. 8 times in a row you have lost elections in Poland. So get used to it, because you're going to lose again. That's number one. Let me give you some data about Poland and Polish democracy. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors, we don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there's a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers, we don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. Thank you very much. ये इनकी पॉलिसीज थी जिस पे पूरा यूरोप, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन वो खुल के कहते थे कि भाई हम अपनी पब्लिक का सोचते हैं। और इसके लिए कोई मुस्लिम माइग्रेंट लेने को ये तैयार नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि आज वो इलेक्शन हार गए। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह दूसरी खबर ये है कि बेल्ट एंड वो जो रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करने का, उसकी मीटिंग शुरू हो गई है बीजिंग में। 20 मुल्कों के हेड उसमें आए हैं, जिसमें पुतिन भी है, हमारा भी पपिट केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ भी गया है, और वहाँ पे श्रीलंका, इंडोनेशिया और कुछ कंट्रीज़ आए हैं। और उसमें यूरोप से हंगरी का प्राइम मिनिस्टर गया है, और उसकी मीटिंग हुई है रशिया से विक्टर ऑर्बान है जो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर, उसकी पुतिन से भी मीटिंग हुई है। 10 साल हो गए चाइना को मुख्तलिफ मुल्कों में रोड के नाम पे ड्रामे किए हैं, और कई गरीब मुल्कों को, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों को तबाह कर दिया है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये 20 लीडर वहाँ पे क्या लेने गए हैं। अब एक मिसाल है, इंडोनेशिया में क्या ताल्लुक़ है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये एक फेल हो चुका है, ऑलरेडी ये फेल था, लेकिन अब तो
जो नया G20 में आया है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप तक जाएगा, वो ज़्यादा वायबल है, उसमें ज़्यादा इंक्लूसिव है। चाइना का तो अपना था और चाइना की अपनी बैंक्स धड़ाधड़ उसमें लोन दे रही थी और चाइना उसमें टोटल अपनी एम्प्लॉयमेंट थी, अपनी मशीनरी यूज़ होती थी, चाइना का फ़ायदा था और उसको रूल भी चाइना कर रहा था। जबकि यहाँ पे इंक्लूसिव है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया बराबर के स्टेक होल्डर हैं, बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बराबर इसमें एम्प्लॉयमेंट होगी और बराबर फ़ायदे में शरीक होंगे। वो पूरे का पूरा चाइना का फ़ायदा था। तो वो रोड एंड बेल्ट फेल हो चुका है और उसका अब इस तरह की मीटिंगें करके ये लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाइना की बैंकों के हवाले से जैसे कि मैंने बताया है आपको कि चाइना में जितना इंटरनल डेट है, अगर वो चाइना भरने बैठे ना तो उसका सारा ख़जाना भी खाली हो जाएगा और अगले 25 साल तक वो खाली कर्जे ही भरता रहेगा। लेकिन चूंकि चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है, तो वो प्राइवेट बैंकों को सारा नेशनलाइज कर लेगा, उनको दबा लेगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी ये खबर आई है कि जिन्जू बैंक है ना जो चाइना का, उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का बैड डेट्स निकले हैं, यानी वो लोन जिनका पता ही नहीं चल रहा कि कौन था, फेक लोन्स। तो ये चाइना जैसे देश में जहाँ पे कहते हैं कि करप्शन पे गोली मार दी जाती है, फलाने ढुमकाने, सब टोपी ड्रामा है। पूरी सीसीपी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो करप्ट टोला है, वो पूरी दुनिया में गरीब देशों का बाजा बजा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, दो चार और ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा कि जिनीवा मेरा एक फेवरेट जगह है। यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में मेरा एक कनेक्शन है पिछले 29 साल से। भारत ने वहाँ पे, भारत के जो परमानेंट, वहाँ पे जो एम्बेसडर होता है ना किसी मुल्क का, उसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो भारत ने अपना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव 3 साल के लिए नॉर्मली बनता है और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चेंज किया है। मनी पांडे जो कि इंदिरा मनी पांडे जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, अभी उनकी जगह अरिंदम बागची को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिनीवा के लिए मुकर्रर किया है। अरिंदम बागची एक वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, 1995 के बैच से निकले हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिशियल हैं ये, और स्पोक्स पर्सन बने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मार्च 2020 में, और बड़े क्रिटिकल ज़माने में ये भारत की स्पोक्समैन, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन रहे हैं। जैसे लद्दाख का जो मामला हुआ था गलवान वाला, उस वक्त भी ये भारत के स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के। कोविड के दौर में भी इन्होंने काफ़ी वो किया और अब G20 को भी इन्होंने कवर किया था। अब ये भारत के लिए जिनीवा में रिप्रेजेंटेशन देंगे। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी आपके साथ कुछ फिगर्स रखने थे कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उनका टोटल मिला के $364 मिलियन बनता है, मिलियन 364। BCCI भारत का अकेला 2.25 बिलियन है। इन पूरी दुनिया के बोर्ड से 8-9 गुना ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया 79 मिलियन, इंग्लैंड 59 मिलियन, पाकिस्तान 55 मिलियन, बांग्लादेश 51 मिलियन, साउथ अफ्रीका 47, न्यूजीलैंड 9 मिलियन, वेस्ट इंडीज़ 15 मिलियन, भारत 2.25 बिलियन। तो फिर कोई भी मिकी आर्थर जैसे पाकिस्तान का कोच है, उसने शिकवा किया कि ये BCCI का इवेंट है। तो भाई साहब, पूरी दुनिया का क्रिकेटर है ना, वो उनके घर, उनकी अय्याशियाँ भारत से चलती हैं। IPL में जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, वो इतना कमा लेते हैं IPL से कि बाकी पूरा साल जो क्रिकेट खेलते हैं ना दूसरी लीगों में अपनी नेशनल टीम की तरफ से, उसमें मिला के इतना नहीं कमाते जितना अकेला भारत में 2 महीने में कमा लेते हैं। क्योंकि IPL की फ़ीस के अलावा इनको और बड़े फ़ायदे होते हैं, पब्लिसिटी के, एडवर्टाइजमेंट के, ब्रांड एम्बेसडर के, इस चीज़ के, उस चीज़ के।
और फिर भारत एक फ्री एंड लिबरल कंट्री है। जाहिर है जो PSL खेलने पाकिस्तान जाता है वो कमांडोज की कंट्रोल में डर के मारे वहाँ पे खेल रहा होता है। फिर उनको कोई और ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जैसे क्रिकेट में हमने देखा है कि बियर शियर ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं, कोई अय्याशी नहीं, कोई कुछ नहीं, डर के मारे जाओ वापस चल के आ जाओ। तो ये क्रिकेट का हाल है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा नफ़रत की पॉलिटिक्स जो मुसलमानों को डाली जाती है उस पे मैं आऊँगा। देखें, भारत में रह के जो हमास जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, उनका वक्त आ गया है कि उनको कंट्रोल किया जाए। अब ये इस आदमी की जो ज़बान है उसको आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसे नफ़रत वाले आदमियों को रोकना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सुनिए ज़रा, कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से, ये देखना होगा कि जिस तरह हमास ये जो साहब बोल रहे थे, इस तरह की ज़बान और हरकतें करके किस तरह आम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को हराम किया हुआ है, किस तरह इनको बर्बाद किया है। वो भारत के आम मुसलमानों को इस तरह के लोग नफ़रत का वो करके अब मदरसा एजुकेशन से निकलना होगा। क्योंकि आपको जैसे फ़लस्तीनियों को हमास ने कोई चीज़ नहीं दी सिवाय बर्बादी के, वैसे ही आपको ये जो नफ़रत की एजुकेशन दी जाती है ना ज़िंदगी की शुरुआत से ही, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को पॉलिटिकली यूज़ करता है, लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए क्या करता रहा है? बंगालियों का जेनोसाइड किया, बलोचों और पख्तूनों का जेनोसाइड कर रहा है, सिंध में सिंधी मुहाजिरों का इकोनॉमिक एंड फिज़िकल जेनोसाइड करता आ रहा है। तो भारत के मुसलमानों को सोचना होगा। अब जैसे ये हमारा एक पाकिस्तानी रंगरूट है, ये समझता है कि भारत के मुसलमान जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे, तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। आपको पता अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं? 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ इतने हैं, बाकी कुछ क्रिश्चियन है। 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन करोड़ वो अंदर से उनके साथ नहीं है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दुआएं होती हैं। अच्छा, हाँ, ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ कई हमारे बड़े जानने वाले, वो इधर नहीं आते, उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ, मुसलमानों के साथ धड़कता है। मुसलमान एक अलग चीज है, एक अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए मोहब्बत हो ना, वो अलग चीज है। हाँ वो तो है, लेकिन वो बहुत कम है, अंदर से वो उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। अजीज दोस्तों, बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, जब आप उसके जहन में जो चीज़ डाल देंगे ना और कई सालों तक वो जमा करते रहेंगे ना इसके जहन में, वो ज़िंदगी भर नहीं निकल सकती, ज़िंदगी भर नहीं निकल सकती। बुरहानुद्दीन वानी इंजीनियर था, शायद हाई एजुकेशन होती है ना इंजीनियर की, लेकिन टेररिस्ट बना ना। छोटे छोटे बच्चों को जब आप इस लाइन में डालेंगे ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट ही बनेंगे। नाम की भैया? আরিফ। তুমি কি মাদ্রাসায় পড়ো? জি। আচ্ছা, হিন্দুরা পোষা না ভালো? পোষা। কিসের জন্য? মূর্তি পূজা করে। মূর্তি পূজা করলে কি হয়? হারাম। এটা হারাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য হারাম কাজ যারা করে ওরা পোষা? জি। এটা মানে কি তুমি শিখছো এটা? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কোথা থেকে শিখছো এটা? মাদ্রাসা থেকে। মাদ্রাসা থেকে? মাদ্রাসার হুজুর বলছে যে
মূর্তি পূজা যারা করে ওরা পচা এবং মূর্তি পূজা হারাম কাজ, জি। এটা মাদ্রাসা থেকে বলছে। ও আচ্ছা, এই জন্য তুমি হিন্দু করে পচা মনে করো? জি। আচ্ছা, মাদ্রাসা থেকে আর কি শিখছো? জিহাদের কথা। জিহাদের কথা। জি। জিহাদ কি? অমুসলিমের সাথে যুদ্ধ করা। অমুসলিমের সাথে যুদ্ধ করা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও তোমার মাদ্রাসা থেকেই হুজুর বলছে, শিখাইছে। জিহাদ কবে করবা? ইমাম মেহেদি চলে আসলে। ইমাম মেহেদি চলে। अजीज दोस्तों, वक्त आ गया है कि भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज के दौर के हिसाब से चलना होगा। अब 1400 साल पुराना ज़माना गया, आप माजी में इतिहास में रहना छोड़ दें। ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात करते रहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, फलां था, ढुमका था, छोड़ दें। इंडिया पे हम लोगों ने इतने 100 साल हुकूमत की है, क्या आज क्या है अपनी औकात ये देख लो। इंडिया में अगर हिंदू तुम्हें ना पाल रहा होता तो तुम लोग भूखे मर रहे होते। पाकिस्तान का हाल देखा है ना, ये भी इंडिया था, पाकिस्तान भी। तो अकल के नाखून लो, और अब वक्त आ गया है कि अपने आप को आज के दौर के हिसाब से चलाएं। मदरसा एजुकेशन छोड़ें, मैं नहीं कहता इस्लामिक एजुकेशन छोड़ें, घर में लें, प्राइवेटली अपने घर में पढ़ें। आपका माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन सब मुसलमान हैं, उनसे जो भी लेनी है एजुकेशन लें। मदरसे में माँ बाप को क्या पता क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इससे बचें, ये माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है। एंड अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।